Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 13th December 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about Supreme Court on President Rule. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity and governance point of view. इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा अबाउट एसआर बोमाई केस विच वाज प्रोनाउंस्ड बाय, और इस पे जो जजमेंट है दैट वाज प्रोनाउंस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 1994, लेकिन ये केस की शुरुआत हुई थी 1989 से ही। हुआ क्या था कि सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और कर्नाटका के अंदर जनता दल की सरकार थी, और वहां पे चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर एसआर बोमाई इन कर्नाटका। और कर्नाटका के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, ऑफ कोर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल कैसे लगता है आपको पता है, गवर्नर के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो गवर्नर इज तो अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। तो माना जा सकता है कि कांग्रेस सरकार ने जो सेंटर पे थी उसने स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और वहां पे प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करा दिया। इसके पीछे जो कारण थे वो ऐसे थे कि 19 एमएलएज ने लेटर लिखा था कि दे वांट टू विड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम एसआर बोमाई गवर्नमेंट एंड ऑल। बिना इन सब चीजों को एग्जामिन किए हुए कि इस लेटर में कितनी सच्चाई है एंड ऑल, द प्रेसिडेंट रूल वाज अप्लाइड दे। लेटर लिखा गया गवर्नर को, गवर्नर ने उस लेटर के बेसिस पे ही प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया, सजेस्ट कर दिया कि आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाएं। और प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पे फिर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया कर्नाटका के अंदर। बाद में इसको लेकर के काफी कंट्रोवर्सी हुई। काफी सारे एमएलएज ने कहा कि हमने तो ये लेटर लिखा ही नहीं है, ये लेटर हमसे बेईमानी से साइन कराया गया, कुछ और डॉक्यूमेंट बोल करके साइन कराया गया है। तो मुद्दा ये है कि इतना ज्यादा डिटेल में फंसना है नहीं, इतना ज्यादा डिटेल जानना नहीं है, लेकिन एसआर बोमाई की सरकार कर्नाटका के अंदर जनता दल पार्टी से उसको डिसमिस किया गया, वहां पे लाया गया प्रेसिडेंट रूल। उसके बाद ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। एसआर बोमाई, उनकी जो टीम है, दे टुक द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दे वेंट टू कर्नाटका हाई कोर्ट, देयर पिटीशन वाज डिसमिस्ड, देन द मैटर वाज टेकन इन द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में फिर 9 जजेस की बेंच बिठाई गई। यहाँ पे मैंने प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड डिटेल्स दे रखे हैं। आर्टिकल 356 के अंतर्गत प्रेसिडेंट रूल लगता है, इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। इट फॉल्स अंडर पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ओवरऑल डील्स विद द इमरजेंसी प्रोविजन। ये तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू दिस एसआर बोमाई केस। एसआर बोमाई का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमाई मामले में एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया, जहां पे उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट रूल का जो प्रोक्लेमेशन होगा बाय द प्रेसिडेंट, इट विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इलीगैलिटी, मैलाफाइड इंटेंशन, अब्यूज ऑफ पावर और फ्रॉड। तो बेसिकली ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, वहां पे रिव्यू किया जा सकता है कि ये जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है ये सही है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, इसके पीछे कोई अब्यूज ऑफ पावर तो नहीं है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमाई केस में यह भी कहा कि प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद देयर मस्ट बी अ रिजोल्यूशन पुट इन द पार्लियामेंट रिगार्डिंग दिस प्रेसिडेंट रूल दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स। तो मुद्दा यह है कि प्रेसिडेंट रूल लगाने का जो पावर है, इट शुड नॉट जस्ट बी लिमिटेड विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद इस कॉन्टेक्स्ट में एक रेजोल्यूशन रखा जाना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेगी, तभी जाकर के प्रेसिडेंट रूल उसके आगे फर्दर एक्सटेंड हो पाएगा। तो 2 पॉइंट्स बेसिकली इन एसआर बोमाई केस। द प्रेसिडेंट rule proclamation would be subject to judicial review and parliamentary approval is necessary for imposition of president rule। वो बात अलग है कि प्रेसिडेंट रूल पहले लगा दिया जाएगा, तो 2 महीने के भीतर फिर उसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल दिया जाना होगा। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो एसआर बोमाई केस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज फेडरलिज्म
as a concept is concerned, your role of governor is concerned. You see, federalism deals with the idea of division of power, functions, jurisdiction of center and the state. तो फेडरलिज्म के लिहाजे से इंपॉर्टेंट है, गवर्नर के रोल के लिहाजे से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसआर बोमाई केस में फैसला सुनाते हुए जस्टिस जीवन रेड्डी जी ने कहा था कि द फैक्ट दैट under the scheme of our constitution, greater power is conferred upon the center vis-a-vis the state does not mean that the states are mere appendages of the center. ये स्टेटमेंट अगर आप याद कर पाए तो अच्छा रहेगा कि ठीक है, जिस तरीके से हमारे यहाँ डिवीजन ऑफ पावर किया गया है संविधान में, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, स्टेट्स के पास थोड़े कम है। आपको पता है स्टेट सब्जेक्ट्स में मैटर कम है एज कंपेयर टू द यूनियन लिस्ट। दैट डज नॉट मीन कि स्टेट्स आर मियर अपेंडेजेस, मतलब स्टेट्स आर सबसर्विएंट और सेकेंडरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट टेम्पर विद देयर पावर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकती है। अगर प्रेसिडेंट रूल लगाती है विथ मैलिफाइड इंटेंशन, देन दैट कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड देयर कुड बी जुडिशियल रिव्यू ऑन दैट। एक और बात कही सुप्रीम कोर्ट ने बोमाई जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है किसी स्टेट में, तो जिस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है और जो सब्सिक्वेंट प्रेसिडेंशियल एक्शन होंगे उस स्टेट के अंदर, भाई प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा तो आगे से द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट विल बी टेकन केयर बाय द गवर्नर इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी सब्सिक्वेंट एक्शंस होंगे आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, वो सब्सिक्वेंट एक्शंस और जिस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है, उन दोनों के बीच में एक रीजनेबल नेक्सस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कहा कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो गया है इसलिए हमने प्रेसिडेंट रूल लगाया है, और बाद में प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद आप एजुकेशन रिलेटेड एक्शंस ले रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड एक्शंस ले रहे हैं, जिसका सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर से लेना देना नहीं है। तो जिस ग्राउंड पे आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया है, आपके जो सब्सिक्वेंट एक्शंस होने चाहिए वो उससे रिलेटेड होने चाहिए। देयर शुड बी रीजनेबल नेक्सस। ये मामला जो है बोमाई जजमेंट वाला जो मामला है, रीजनेबल नेक्सस वाला, ये हाल फिलहाल में न्यूज में आया। कल मैंने आपको बताया कैसे जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को डी ऑपरेशनलाइज किया गया थ्रू अ रिजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट दैट वाज पुट ऑन 5 अगस्त 2019। तो हुआ क्या कि उसके पहले 2018 में ही जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। द गवर्नर डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 356, और फिर वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। तो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया ऑन द बेसिस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस, और बाद में फिर वहां पे स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डी ऑपरेशनलाइज कर दिया गया 2019 में। तो अब सवाल ये उठ गया था कि ये जो सब्सिक्वेंट एक्शन लिया गया है और जिस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, वाज देयर एनी रीजनेबल कनेक्शन और रीजनेबल नेक्सस? तो जो अलग अलग ग्राउंड्स पे जिस पे सरकार के फैसलों को चैलेंज किया गया था, सरकार का फैसला विथ रिस्पेक्ट टू दी ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ आर्टिकल 370, अलग अलग ग्राउंड्स पे जिस पे उसको चैलेंज किया गया था, उसमें से एक ग्राउंड ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन बोमाई जजमेंट कि देयर शुड बी अ रीजनेबल नेक्सस बिटवीन द ग्राउंड ऑन विच प्रेसिडेंट रूल इज अप्लाइड एंड द सब्सिक्वेंट प्रेसिडेंशियल एक्शन। और फिर क्या इस केस में वो रीजनेबल रिलेशन है, नेक्सस है, इस ग्राउंड पे क्वेश्चन किया गया था। बट वो बात अलग है कि कल ही मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट ruled in the favor of union government decision on the issue of deoperationalizing article 370। तो बेसिकली जो भी पिटीशन थे उसमें अलग अलग ग्राउंड पे इसको चैलेंज किया गया था। एक ग्राउंड ये था कि द पार्लियामेंट कैन नॉट रिप्लेस स्टेट लेजिस्लेचर विद द गवर्नर। क्या किया गया था, कल ही मैंने आपको बताया कि लिखा हुआ था संविधान में कि आर्टिकल 370 के अंदर बदलाव अगर करना है, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को डी ऑपरेशनलाइज करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फैसला करे।
बट जम्मू कश्मीर के अंदर चूंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी नहीं, तो बोला गया कि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और चूंकि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व थी, इसीलिए फिर अगला ऑर्डर आया कि इसीलिए पार्लियामेंट को माना जाएगा एज द अथॉरिटी इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर का रोल प्ले करेगा पार्लियामेंट। तो यही ग्राउंड था कि सर आपने जिस ग्राउंड पे जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया और बाद में जो जो काम आप कर गए, दोनों के बीच में रीजनेबल नेक्सस है ही नहीं, सो दिस इज कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ बोमाई जजमेंट। तो ये है मेनली बोमाई जजमेंट। बोमाई जजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको सेंटर स्टेट रिलेशंस पे, स्पेशली सेंटर स्टेट रिलेशंस विथ रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ द सेंटर इन केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल, रोल ऑफ गवर्नर सेंटर स्टेट रिलेशंस के मामले में, इन दोनों ही मामले में आपको सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन के रिकमेंडेशंस याद होने चाहिए, प्लस आपको सुप्रीम कोर्ट का बोमाई, एसआर बोमाई केस का जजमेंट याद होना चाहिए। तो बातें मैंने काफी सारी आपको बताई, एसआर बोमाई केस में ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन जो आपको याद रखना है वो इतना ही है। प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड तो आपको याद ही है, आर्टिकल 356, इट इज इम्पोज्ड बाय द प्रेसिडेंट और रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। एसआर बोमाई केस में आपको बात याद रखनी है कि प्रेसिडेंट का जो प्रोक्लेमेशन है ऑफ प्रेसिडेंट रूल, दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ऑन द ग्राउंड ऑफ इलीगैलिटी एंड मैलाफाइड इंटेंशन, and president rule should be approved by the parliament within 2 months, and declaration of president rule and subsequent president action must have reasonable nexus। ये तीन बातें आपको याद रखनी है। The next article is about Supreme Court view on limit to reservation। This topic is important from our syllabus GS paper to Indian polity point of view। तो जहां तक गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन की बात है, आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन provides कि there could be reservation for the backward or marginalized communities in central as well as state government jobs। इसी आर्टिकल के बेसिस पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया इन गवर्नमेंट जॉब्स, 15% फॉर एससी कम्युनिटी एंड 7.5% फॉर एसटी कम्युनिटी। बाद में मंडल कमीशन बनाया गया 1978-79 में, और मंडल कमीशन ने रेकमेंड किया कि देयर शुड बी 27.5% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी कम्युनिटीज ऑल्सो। जिस टाइम में मंडल कमीशन बनाया गया, उसी वक्त मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। कुछ सालों बाद 1992 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन के इस रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट कर दिया। तो 15% एससी कम्युनिटी के लिए, 7.5% एसटी कम्युनिटी के लिए, तो 22.5% तो यहाँ रिजर्वेशन हो गया, 27% हो गया ओबीसी के लिए, तो टोटल रिजर्वेशन रीच्ड अप टू 49.5%। तो जब मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पे 1992 में रिजर्वेशन दिया जा रहा था ओबीसी कम्युनिटी को, तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि क्या इस तरीके से रिजर्वेशन दिया जा सकता है। बेसिकली ये जो ओबीसी रिजर्वेशन है, इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल? ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, इसको हम लोग जानते हैं इंदिरा सोहानी केस नाम से। सुप्रीम कोर्ट ने इस इंदिरा सोहानी केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि द रिजर्वेशन गिवन टू ओबीसी कम्युनिटी इज कॉन्स्टिट्यूशनल। बट साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस भी दिए विथ रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड ओवरऑल 50% लिमिट। अगर किसी केस में रिजर्वेशन 50% के लिमिट को ब्रीच कर रहा है, then the government must explain the reason behind that breach। The government must establish a logical relation behind breaching that limit of 50%। तो 50% का लिमिटेशन लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ठीक है, आपको ओबीसी को रिजर्वेशन देना है दीजिए, लेकिन टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर क्या हुआ, 2019 में भारत सरकार ने संविधान के अंदर 103rd अमेंडमेंट किया और एक एडिशनल 10% का रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लेकर के आए फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। एंड विथ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन द ओवरऑल रिजर्वेशन रीच्ड अप टू 60%। तो उस केस में भी
ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि सर ये तो ईडब्ल्यूएस वाला रिजर्वेशन के बाद ओवरऑल रिजर्वेशन इज ओवर एंड अबव 50%, सो दिस इज इन ब्रीच विथ द इंदिरा साहनी जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने इस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के फैसले के अगेंस्ट फिर अपील को एक्सेप्ट किया, उस पर सुनवाई की। बट सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इस बात पे हाईलाइट किया कि देखिए लिखा हुआ था इंदिरा साहनी केस में भी कि रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50% इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अगर 50% से ज्यादा हो रहा है तो गवर्नमेंट मस्ट गिव कंपेलिंग रीजन बिहाइंड गिविंग दैट रिजर्वेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टडी करते हुए कहा कि ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में माना जा सकता है कि देर इज कंपेलिंग रीजन फॉर हैविंग ए सेपरेट कैटेगरी फॉर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, तो इस कारण से 50% से ज्यादा हम लोग अलाउ कर रहे हैं। तो बेसिकली इंदिरा साहनी जजमेंट में जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन की बात की गई थी कि इन सम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन 50% लिमिट कैन बी ब्रीच्ड, इसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2019 वाले 103rd अमेंडमेंट में भारत सरकार के इस फैसले को सही ठहराया, कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया। लेकिन यहाँ पे 5 जजेस की बेंच थी, ये फैसला 3-2 की मेजोरिटी से आया था इन फेवर ऑफ 103rd अमेंडमेंट एंड ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। इसमें एक जज जस्टिस एस बी पर्दीवाला, ही वाज अगेंस्ट दिस रिजर्वेशन idea for EWS. He said this statement, अगर आप याद कर पाओ तो it could be helpful. Justice S B Pardiwala was basically in favor of this 3-2 की majority में, he was in favor of this, yet he gave this statement. So you must remember this statement, अगर आप याद कर पाओ तो कहीं आंसर कंक्लूड करने में हेल्पफुल रहेगा। रिजर्वेशन पे सवाल आने के चांसेस तो हैं ही कि रिजर्वेशन इज नॉट एन एंड, इट इज मीन्स, इट शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम अ वेस्टेड इंटरेस्ट फॉर एनी पार्टी। चलिए ये तो मामला हो गया ओवरऑल रिजर्वेशन का कि कितना रिजर्वेशन अलाउड है। 50% तक अलाउड था इंदिरा साहनी जजमेंट में, लेकिन उसको एक्स्ट्रॉर्डनरी केसेस में उसको बढ़ाया जा सकता था। अभी करंट न्यूज क्या है, बिहार सरकार ने 2 बिल रखे हैं और उन बिल को पास भी करा दिया है, गवर्नर का अप्रूवल भी मिल गया है। उन बिल के मदद से अब बिहार सरकार ने ओवरऑल रिजर्वेशन स्टेट के अंदर कर दिया है 75% फॉर स्टेट बेस्ड जॉब्स। तो नेचुरल सी बात है कि दिस पर्टिकुलर दीज 2 बिल्स आर गोइंग टू बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। दे मस्ट हैव टू पास दिस टेस्ट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। तो बिहार सरकार को साबित करना होगा कि देयर इज सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, फॉर दैट रीजन द गवर्नमेंट हैज बाईपास द लिमिट ऑफ 50%। देखते हैं, बट वैसे बिहार में कास्ट सेंसस भी हुआ है हाल फिलहाल में, तो वही सब आर्गुमेंट देगी बिहार सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट्स व्यू ऑन लिमिट टू रिजर्वेशन, आर्टिकल 16(4) टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर SC ST कम्युनिटी। सब्सिक्वेंटली रिजर्वेशन दिया गया विथ हेल्प ऑफ दिस प्रोविजन ओनली। बाद में ओबीसी रिजर्वेशन आया 1992 में ऑन द बेसिस ऑफ मंडल कमीशन रिकमेंडेशन ऑफ 1979। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा इंदिरा साहनी केस में 1992 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, ओबीसी रिजर्वेशन कैन बी गिवन बट विथ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50%। 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता until and unless some extraordinary circumstances arises। बाद में भारत सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाया 2019 में। इट वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट बट सुप्रीम कोर्ट अलाउड दिस एज कॉन्स्टिट्यूशनल। Current news is कि बिहार has passed 2 bills taking reservation in government jobs up to 75%. Naturally, it will be challenged in Supreme Court. इंदिरा साहनी जजमेंट से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। आपको पता है कि 1973 में ही केशव नंद भारती जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम बेसिक स्ट्रक्चर व्हिच कैन नॉट बी अमेंडेड। तो उसके बाद से कौन कौन से प्रोविजन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने सब्सिक्वेंट जजमेंट्स में इलाबोरेट किया। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल ऑफ लॉ is basic structure of the constitution. So in subsequent judgment Supreme Court has expanded or explained कि what comes under the ambit of basic structure of the constitution. So the concept of rule of law considered under the basic structure of the constitution was pronounced in Indira Sahni case only. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फूड वर्सेस फ्यूल इशू। This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view.
देखिए, आपको एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी तो पता ही है। भारत सरकार का टारगेट है कि 2025 तक E20 पेट्रोल बेचे जाए। E20 पेट्रोल ही बिके हर पेट्रोल पंप पे। E20 पेट्रोल क्या होते हैं? E20 पेट्रोल में पेट्रोल 80% हो, जबकि 20% उसके अंदर एथेनॉल मिला हुआ हो। एथेनॉल ब्लेंडिंग करने से काफी सारे फायदे होंगे। एक तो जो ओवरऑल फ्यूल होगा वो थोड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा एज कंपेयर टू प्योर पेट्रोल। दूसरा, भारत का जो ओवरऑल पेट्रोल कंजम्पशन है वो थोड़ा कम होगा, तो हमारा जो एक्सेसिव इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का वो थोड़ा कम होगा। इस कारण से इंपोर्ट बिल हमारा कम होगा। तो ये सब कुछ फायदे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग के। लेकिन एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए 20% पेट्रोल के साथ एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस E20 पेट्रोल हमें एथेनॉल प्रोड्यूस भी तो करना होगा। एथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रोडक्ट्स दैट आर हैविंग हाई अमाउंट ऑफ स्टार्च। अब एथेनॉल प्रोड्यूस करने के चार अलग अलग तरीके के फीड स्टॉक्स हो सकते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन के एथेनॉल प्रोड्यूसिंग फीड स्टॉक्स होते हैं, दे आर मेनली एडिबल बायोमास। खाने पीने की चीजों को जब इस्तेमाल किया जाता है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए तो उनको कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल फीड स्टॉक। सेकेंड जनरेशन में नॉन एडिबल बायोमास होता है, जैसे वुड, स्ट्रॉ, ग्रास, वेस्ट। थर्ड जनरेशन एल्गी बायोमास, माइक्रो एल्गी एंड ऑल। एंड फोर्थ जनरेशन जो फीड स्टॉक होता है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट होते हैं या पायरोलिसिस करके, यानी कि बर्न इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करके, कुछ वेस्ट मटेरियल की मदद से उनका पायरोलिसिस करके हम लोग एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फोर्थ जनरेशन वाला बेस्ट होगा एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि उसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी कम हो जाएगा और एथेनॉल भी प्रोड्यूस हो जाएगा। उसकी तुलना में थोड़ा कम अच्छा होगा थर्ड जनरेशन वाला, उसकी तुलना में और कम अच्छा होगा सेकंड जनरेशन वाला। वर्ड्स तो है फर्स्ट जनरेशन वाला, भाई आप खाने पीने की चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं फ्यूल बनाने के लिए। तो एक तरफ तो हंगर का भी प्रॉब्लम है हमारे देश में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक 111 है, काफी खराब है। तो खाने पीने की चीजों को डाइवर्ट करके जब हम एथेनॉल बनाते हैं तो ये कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल फीड स्टॉक, विच इज नॉट कंसिडर टू बी वेरी गुड। और यही प्रॉब्लम अब हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है। ज्यादातर एथेनॉल जो हमारे देश में बनता है वो शुगर केन से बनता है। अब भारत सरकार देख रही है कि शुगर का स्टॉक हमारे देश में कम होता जा रहा है। इस पे जल्दी कुछ नहीं किया गया तो शुगर रिलेटेड इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है हमारे देश में। तो पहले तो सरकार ने शुगर का एक्सपोर्ट पे बैन लगाया, लेकिन दैट वाज नॉट इनफ। तो अब सरकार ने क्या किया है, हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने डायरेक्शन दिया है कि देयर शुड बी इमीडिएट स्टॉप और बैन ऑन यूजिंग शुगर केन जूस फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन। तो ये जो फियर था हमारा स्टार्टिंग से ही कि फर्स्ट जनरेशन फीड स्टॉक का अगर इस्तेमाल किया जाएगा एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, तो दैट विल लीड टू अ राइज ऑफ बिगर इशू, दैट इज फूड वर्सेस फ्यूल इशू, विच इज मोर इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स फूड। दैट चैलेंज माइट अराइज, वो चैलेंज हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है शुगर केन के कॉन्टेक्स्ट में। शुगर केन की कमी हो रही है और सरकार को अब हाल फिलहाल में इसी कारण से ऑर्डर रिलीज करना पड़ा है कि शुगर केन से कोई भी एथेनॉल नहीं बनाएगा। यही बोर्ड वर्क इस टॉपिक के रेस्पेक्ट में दिया गया था। आपको ध्यान रखना है फर्स्ट जनरेशन का इस्तेमाल करके जो एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है दैट इज नॉट कंसिडर टू बी वेरी गुड, दैट आर बेसिकली फूड प्रोडक्ट्स यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about fixed dose combination problem, FDC problem. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and tech point of view. It can be useful for Indian economy, pharmaceutical sector also, और गवर्नेंस पेपर पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी होते क्या है। देखिए, दो या दो से ज्यादा दवाइयों को मिला करके एक फाइनल कंपोजिट ड्रग्स को कहा जाता है एफडीसी, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, एफडीसी। तो जैसे आप बात करें एचआईवी ड्रग्स की, तो एचआईवी पेशेंट्स को 3 अलग अलग तरह की दवाइयां लेनी पड़ती थी। इन तीनों को मिला करके एक फाइनल कंपोजिशन बना दिया गया ट्रिपला। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एफडीसी, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। सेम इज ट्रू फॉर टीबी पेशेंट्स।
टीबी पेशेंट्स को कई सारी दवाइयां लेनी पड़ती थी, आइसोनेजिड एंड रिफैम्पिसिन एंड ऑल, इन सबको मिलाकर के एक एफडीसी बना दिया गया। एफडीसी का फायदा क्या है? इट इम्प्रूव्स पेशेंट कंप्लायंस। पेशेंट कंप्लायंस से हमारा मतलब है कि दवाइयां टाइम पे इंसान ले पाता है। अभी 4 5 10 दवाइयां होंगी तो कोई ना कोई दवाई छूट सकता है, टाइम पे आदमी लेना भूल सकता है, लेकिन उन सबको कंबाइन करके एक बना दोगे तो पेशेंट का कंप्लायंस बढ़ जाता है और ट्रीटमेंट आउटकम भी बेहतर हो जाता है इन फ्यू केसेस। लेकिन एफडीसी के अपने चैलेंजेस भी हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के अपने चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला चैलेंज है कि इट अलाउज द फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू एस्केप ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, डीपीसीओ। क्या होता है डीपीसीओ वो समझिए। देखिए, कुछ बीमारियों के लिए, अलग अलग बीमारियां हैं, उनके लिए दवाइयां काफी महंगी ना हो जाए, उसके लिए क्या किया जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अनाउंस करता है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन कि भैया ये दवाइयां एसेंशियल मेडिसिन कही जाएंगी, और नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का लिस्ट अनाउंस करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बट इन दवाइयों का मैक्सिमम कितना दाम हो सकता है वो फिक्स कर देता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये एक बॉडी है हमारे देश में। ये बॉडी का काम होता है कि इन दवाइयों का कितना मैक्सिमम दाम हो सकता है वो फिक्स करेगा, और इन दवाइयों का मैक्सिमम दाम फिक्स कितना हो सकता है उसके लिए ये बॉडी एक ऑर्डर रिलीज करती है। उस ऑर्डर का नाम है ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर, डीपीसीओ। डीपीसीओ डज नॉट अप्लाई फॉर एफडीसी, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। तो एफडीसी स्केप्स ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, दैट इज अ प्रॉब्लम। दूसरा, इन फ्यू केसेस देखा गया है कि एफडीसी रिड्यूसेस एफिकेसी ऑफ द ड्रग्स आल्सो, ओवरऑल एफिशिएंसी कम हो जाती है। कुछ कुछ केसेस में साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं कि ड्रग्स जो है टॉक्सिक एलिमेंट बन जाता है। एफडीसी का ओवरऑल कॉस्ट ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द सेपरेट कॉम्बिनेंट्स। कुछ कुछ केसेस में तो नॉन सेंसिकल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को मिला दिया विटामिन के साथ, तो ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कभी कभार एफडीसी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के कारण एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या प्रॉब्लम होती है उनके कारण, ये सब कुछ हमने डिटेल में देखा इन द न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 27 जून, थर्ड टॉपिक। तो जिनको भी याद नहीं आ रहा है वो जा करके देख सकते हैं फॉर रिवाइजिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये बोर्ड वर्क है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम, एफडीसी ड्रग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ड्रग्स, एग्जांपल एथ्रिपिला फॉर एचआईवी। बेनिफिट्स हैं इसके, बट काफी सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। इसमें पीटी पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीसीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिलीज करता है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, और नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का मैक्सिमम कितना प्राइस हो सकता है दैट इज रेगुलेटेड बाय नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी थ्रू डीपीसीओ, ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर। इस टॉपिक के बेसिस पे मेंस क्वेश्चन हमने आपको दिया है, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पे थोड़ा हिंट्स भी दे रखा है हमने आपको, चाहिए तो हिंट्स पढ़ के आप अटेम्प्ट कीजिए। कल जो हमने आपको बोर्ड वर्क दिया था, ओलिव प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, वो देखते हैं। ओलिव रिडले टर्टल से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर वुड बी बोथ। उड़ान स्कीम इट एम्स एट इंक्रीजिंग एयर कनेक्टिविटी इन मेट्रो सिटीज, नो नॉट मेट्रो सिटीज, टियर 2 टाउन्स। तो पहला स्टेटमेंट गलत है लेकिन दूसरा सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।